हेलो। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करते हैं वेस्ट बंगाल के पीवाईक्यूज पे पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं और आज करते हैं पार्ट 2। ये 2023 के क्वेश्चन है। पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं, अब पार्ट 2 सेकंड करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आइडेंटिफाई विच ऑप्शन आर नॉट वर्बल कैटेगरीज एज डेवलप्ड बाय चार्ल्स गैलोय। कौन से नॉन वर्बल कैटेगरीज में नहीं आते चार्ल्स गैलोवे के अकॉर्डिंग? एक्सेप्टेंस, इम्प्लीमेंट, रेस्पॉन्सिव, जस्टिफाइंग, रिसेप्टिव, कंफ्यूजिंग। कोड्स हैं ये ABCD। ठीक। कौन से नॉट पूछा है इन्होंने? इन्होंने पूछा है नॉट। Identify which options are not non-verbal categories as developed by Charles Galloway। कौन से नॉन वर्बल कैटेगरीज में नहीं आते, इन्होंने नॉट पूछा है। ठीक, वो बताने हैं। आइए हिंदी में और देख लेते हैं। पहचाने कि कौन से विकल्प चार्ल्स गैलोवे द्वारा विकसित गैर मौखिक श्रेणियां नहीं है। ऑप्शन ए स्वीकृति, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑप्शन एफ। कोड दिए गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा होगा आंसर सही? आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। चार्ल्स गैलोवे ने मॉडल दिया है। कौन सा दिया है? ये इन्होंने ये बात करते अपने मॉडल में नॉन वर्बल कैटेगरीज के बारे में। पहला आया था फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस। ये बात करता है वर्बल कैटेगरीज के बारे में और ये बात करता है नॉन वर्बल कैटेगरीज के बारे में। ठीक। अब इन्होंने कौन कौन सी दी थी, कौन कौन सी नहीं, अभी बताती हूँ। फ्लैंडर्स ने जो दी थी 10, वर्बल दी थी उन्होंने उन्होंने ही। चार्ल्स गैलोवे में वर्बल ही के आगे नॉन वर्बल ऐड कर दी थी, तो ये नॉन वर्बल को भी मानते थे और वर्बल को भी मानते थे। ठीक। पहले इन्होंने दी थी एक्सेप्टेंस, सेकंड इन्होंने दी थी कॉन्जुरेंट, थर्ड इन्होंने बात करी थी इम्प्लीमेंट, फोर्थ बात करी थी इन्होंने पर्सनल। ये नॉन वर्बल है चार्ल्स गैलोवे के। फिफ्थ बात करी थी इन्होंने रेस्पॉन्सिव। सिक्स्थ बात करी नहीं थी इन्होंने इन्वॉल्व। सेवंथ बात करी थी रिसेप्टिव। एट्थ बात करी थी रिजेक्ट। नाइन्थ बात करी थी फर्म।
और 10th में इन्होंने बात करी थी कंफर्टिंग। ये नॉन वर्बल कैटेगरीज हैं जो चार्ल्स गैवे ने दी थी 10 है। ठीक, अब आइए देखते हैं। इन्होंने, हमने अभी पढ़ा, ये इन्होंने एक्सेप्टेंस की भी बात करी थी, इन्होंने इम्प्लीमेंट की भी बात करी थी। एक्सेप्टेंस की बात करी थी इन्होंने फर्स्ट नंबर पे, इम्प्लीमेंट की बात करी थी इन्होंने थर्ड नंबर पे, रेस्पॉन्सिव की बात करी थी इन्होंने फिफ्थ नंबर पे, जस्टिफाइंग की बात इन्होंने नहीं करी थी, रिसेप्टिव की बात करी थी इन्होंने सेवन्थ नंबर पे, और कंफ्यूजिंग की बात इन्होंने नहीं करी थी। तो किस किस की बात नहीं करी थी, हमें नॉट ही पूछा एक तो, मैं जस्टिफाइंग की बात नहीं करी थी और कंफ्यूजिंग की। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर फोर्थ एंड ऑप्शन नंबर सिक्स। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ और सिक्स किस में, डी में, तो आंसर होगा इसका डी। इन्होंने इसकी बात नहीं करी थी और इसकी बात इन्होंने नहीं करी थी। क्वेश्चन नंबर 27, any counseling theories or practice that incorporates and combines doctrines, finding and techniques selected from diverse theoretical system is termed as। कोई भी काउंसलिंग होगी उसमें थ्योरी होगी, प्रैक्टिस होगी, जो कंबाइन करी जाएगी डॉक्ट्राइंस को, फाइंडिंग को, टेक्निक्स को, वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बोलते हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग बोलते हैं, इलेक्टिव काउंसलिंग बोलते हैं, वोकेशनल काउंसलिंग बोलते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये काउंसलिंग होती कौन कौन सी है। पहले, सबसे पहले आती है डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन करना। काउंसलर जो होता है काउंसलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है फेस टू फेस। डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलर अपने हाथ में अथॉरिटी लेता है, वो परेशानी उसकी सॉल्व करता है, बस उससे जानता है। ठीक, डायरेक्टिव में। नॉन डायरेक्टिव कौन सी होती है, नॉन डायरेक्टिव किसने दी थी, पहले तो ये बात करते हैं। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दी थी कार्ल रॉजर्स ने। ठीक, कार्ल रॉजर्स ने दी थी। और इस काउंसलिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड और पर्सन सेंटर्ड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कैसी होती है, इसमें काउंसलिंग, काउंसलर जो होता है और काउंसलिंग दोनों ही के प्रमोशन लिए जाते हैं। ठीक, और थर्ड आते हैं हमारी इलेक्टिव काउंसलिंग। इलेक्टिव काउंसलिंग, इलेक्टिव काउंसलिंग किसने दी थी, FC और ने। इसमें क्या होता है, इलेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर भी और काउंसली भी दोनों ही कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा कंबाइंस की बात आ रही है। ठीक, टेक्निक्स निकालते हैं। एनी काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग होती है, लेकिन वो, ये जो तीन काउंसलिंग है ये मेन होती है, पर्सन सेंटर्ड होती है, वोकेशनल होती है, ये सारी अलग काउंसलिंग होती है। हम इन तीन की काउंसलिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग कौन सी होती है, डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलिंग जो होता है, जो काउंसलिंग ले रहा होता है, काउंसलर कौन होता है, जो काउंसलिंग दे रहा होता है, काउंसलिंग कौन होता है, जो काउंसलिंग ले रहा होता है, वो पैसिव रोल होता है उसका, काउंसलिंग का। ठीक, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इसको कार्ल रॉजर्स ने दी थी।
और इलेक्टिव काउंसलिंग FC थॉर्ने। इसमें दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों ही मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कंबाइंस की बात आ रही है, काउंसलिंग इनकॉर्पोरेट्स करते हैं, तो फाइंडिंग इन टेक्निक दोनों मिलकर ही निकालते हैं सोल्यूशन। तो कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्टिव काउंसलिंग, उदार परामर्श। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च अप्रोच वुड यू लाइक टू सजेस्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी रिसर्च अप्रोच इन स्टेटमेंट को पढ़ के आप पहचानोगे कि कौन सी रिसर्च अप्रोच है। ऑप्शन ए, ह्यूमन एक्सपीरियंस इज इमिटेटेड बाय इंटरप्रिटेशन थ्रू इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट मीनिंग। Interpretation is more essential than personal drives. Multiple ways of interpreting experiences. ये हम क्वांटिटेटिव अप्रोच मानेंगे, क्वालिटेटिव अप्रोच मानेंगे, मिक्स्ड मेथड मानेंगे, या कोई सा भी नहीं मानेंगे। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं, इनमें स्टेटमेंट में कौन कौन सी बात कही। इसमें एक बात कही है इंटरप्रिटेशन की, यहाँ पर इंटरेक्शन की, इंटरप्रेटिंग एक्सपीरियंसेस की। ठीक, एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहचाने कि आप निम्नलिखित कथनों के लिए किस तरह के शोध दृष्टिकोण का सुझाव देना चाहोगे। मानव अनुभव व्याख्या द्वारा मध्यस्थ होता है, चीज के माध्यम से व्यक्ति का अर्थ का निर्माण करता है। व्याख्या व्यक्तिगत प्रेरणाओं से अधिक आवश्यक है। अनुभवों की व्याख्या करने के कई तरीके हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक, मिश्रित, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हम पहले समझते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच होती क्या है। पहले हम समझते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच कौन सी होती है? ये होती है क्लोज एंडेड। जनरलाइजेशन, हाइपोथेसिस बनाते हैं हम। ठीक, ये तो हो गई हमारी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम बोलते हैं मात्रात्मक और क्वालिटेटिव को हम बोलते हैं गुणात्मक। इसमें तो क्वांटिटेटिव में तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसमें हम बनाते हैं रिसर्च क्वेश्चंस। ये क्या, ये होती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस लिए जाते हैं इसमें। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? ह्यूमन एक्सपीरियंस होते हैं। इसमें हम व्याख्या भी करते हैं, इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। और इसमें क्या होता है? इंटरप्रिटेशन भी करते हैं हम, डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन भी बनाते हैं। ये ओपन एंडेड होती है। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है, कौन सी देंगे? इंटरप्रिटेशन भी है इसमें, इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस की भी बात हो रही है। तो ये अभी हमने पढ़ी कौन सी है? ये आएगी क्वालिटेटिव, ये होती है गुणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्ट। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पर्ट का? पर्ट प्रोवाइड्स द क्रिटिकल पाथ एंड स्लेक टाइम।
Parts help in various stages of project management. Object-based planning for allocation of resources in terms of scheduling and controlling. ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव। पर्ट के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से नहीं है? पहले तो हम समझते हैं पर्ट होता क्या है। ठीक, पर्ट एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन टेक्निक है। पर्ट एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन टेक्निक है। पर्ट की फुल फॉर्म क्या है? पर्ट की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू ये सबसे पहले स्टार्ट करा था यूएस नेवी के द्वारा 1950s में। पर्ट काम क्या आता है? पर्ट प्रोवाइड करता है क्रिटिकल पाथ भी और स्लेक टाइम भी। सही बात है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है ये। ऑब्जर्वेशन बेस्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग कंट्रोलिंग। पर्ट जो है, पर्ट एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन टेक्निक है जो टास्क को कंप्लीट करने के लिए होती है। इसमें बार बार रिपीट हम नहीं कर सकते चीज़ों को, तो ये शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग तो होती ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं है, नॉन ऑफ द वर्क, क्योंकि क्रिटिकल पाथ और सिलेक्ट टाइम इसमें होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। तो ए और बी ऑप्शन होगा, तो डी तो हो ही नहीं सकता। और सी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्लानिंग फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात पर्ट नहीं करता, इसमें पूछा है नॉट, इसलिए ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, assertion A, the educational aims, contents and methods of teaching and in fact the entire process of education must be based on the important accepts or such as secularism, socialism and democracy. रीजन कह रहा है एजुकेशनल नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडिया आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एजुकेशनल एम्स है, कंटेंट्स है, मेथड है टीचिंग के, एंटायर प्रोसेस जो है एजुकेशन का एक्सेप्ट करता है सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को, डेमोक्रेसी का। रीज़न क्या है? अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन हमको हम करते कहते हैं, पहले हम अजर्शन पढ़ते हैं, अजर्शन पढ़ने के बाद हम लगाते हैं बिकॉज, क्योंकि। एजुकेशनल नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, एजुकेशनल नीड्स हैं जो मॉडर्न इंडिया की रिफ्लेक्ट करती है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस पर कोड्स दिए गए हैं, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है, या अजर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य, विषय वस्तु और शिक्षण पद्धति तथा वास्तविक में शिक्षा की पूरी प्रक्रिया धर्म निरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर आधारित होनी चाहिए। कारण है आधुनिक भारत की शैक्षिक आवश्यकताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होती हैं। कोड है ऑप्शन ए असर्शन और रीजन दोनों गलत है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक, अब देखते हैं एजुकेशनल एम्स। एजुकेशनल एम्स और कंटेंट्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग प्रोसेस एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एजुकेशनल एम्स जो है वो बेस्ड होने चाहिए, सेकुलरिज्म भी हो उसमें, सोशलिज्म भी हो और डेमोक्रेसी भी हो। ठीक, लोकतंत्र भी हो, क्योंकि एजुकेशनल नीड्स हैं जो मॉडर्न इंडिया की वो रिफ्लेक्टेड है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी बात सही है, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विजुअल
एफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर, विजुअल एफिशिएंसी स्टैंड किसके लिए खड़ी है? विजुअल, बेस्ड ऑन कॉग्निटिव फैक्टर, बेस्ड ऑन करेक्टिव लेंसेज, बेस्ड ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट। विजुअल, विजुअल की बात आती है देखने की, ठीक। करेक्टिव लेंसेज नहीं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है जैसे कंप्यूटर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, वो हमें बताता रहता है इस चीज़ और हम उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स वो करते रहते हैं, हमें गाइडेंस मिलती रहती है हमें कोई चीज़ सीखने के लिए, ठीक। ये नहीं, विजुअल की बात होती है देखने से। क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं, इसका आंसर होगा कॉग्निटिव फैक्टर। क्यों? विजुअल की बात तो है, विजुअल जब कॉग्निटिव है, माइंड है, कॉग्निटिव का मतलब माइंड से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी डेवलपमेंट, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर हमारा एक भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो हमारा दूसरे डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। अगर हमारा विजुअल है माइंड से, तो माइंड की बात देख नहीं पाएंगे, तो हमें समझने में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए विजुअल एफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following statements with regard to cost benefit analysis is useful for decision making in education? Option A, cost benefit analysis may suggest way of increasing the profitability of education either by increasing its benefit or lowering the cost। ये कह रहा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो कौन सा यूजफुल है डिसीजन लेने में एजुकेशन में। ऑप्शन ए कह रहा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सजेस्ट करता है प्रॉफिटेबली हो एजुकेशन की प्रॉफिटेबली बढ़े, चाहे उसका बेनिफिट बढ़े या उसकी कॉस्ट घटे। ऑप्शन नंबर बी, इट मे पॉइंट आउट नीड फॉर चेंज इन रिसोर्स एलोकेशन इन फेवर ऑफ दीज टाइप ऑफ एजुकेशन विच कैन ऑफर द हायर रिटर्न रेट्स ऑफ रिटर्न। ये पॉइंट आउट करता है चेंज होने चाहिए रिसोर्स एलोकेशन इन फेवर टाइप्स ऑफ एजुकेशन के, जिससे हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोवाइड ए conceptual framework for examination of the cost of education in relation to the relative earning of the educated manpower। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कॉन्सेप्टुअल फ्रेमवर्क करता है जिससे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की रिलेटिव अर्निंग एजुकेशन मैनपावर बढ़ सके या सबके सभी। अब एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। लागत लाभ विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में निर्णय लेने के लिए उपयोगी है? लागत लाभ विश्लेषण शिक्षा की लाभप्रदता बढ़ाने के तरीके सुझाव सकता है या इस तरह से लाभ बढ़ाकर लागत को कम करें। यह उन प्रकार के शिक्षक के पक्ष में संसाधन आवंटन बदलाव की आवश्यकता को इंगित करता है जो उच्चतम दर पर प्रतिफल प्रदान कर सकती है। लागत लाभ विश्लेषण शिक्षित जनशक्ति की सापेक्षा आय के संबंध में शिक्षा की लागत की जांच करने के लिए एक वैचारिक ढांचा पर्याप्त करता है। उपयुक्त सभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है लाभ है डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सजेस्ट इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। either by increasing its benefit or lowering the cost। cost CBA कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कहता है? ये कहता है डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए एक तो,
ठीक। टेंजेबल एसेट हो, टेंजेबल का मतलब है जिसे हम छू सके, देख सके, टच कर सके। इंटेंजेबल होती है वो जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक। और एक होती है मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल सके हमें। मॉनेटरी का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी। एक तो होता है सीबीए और एक होता है सीईए, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ये दोनों ही प्रोग्राम इवैल्यूएशन है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन टेक्निक है। तो उसका आंसर होगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सजेस्टिव इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सजेस्ट करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी एजुकेशन का बढ़ता रहे, चाहे उस बेनिफिट बढ़े या कॉस्ट को हमें कम करना पड़े। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर सही है, क्योंकि मैन पावर को बढ़ाना, एजुकेटेड करना, कॉस्ट कॉन्सेप्टल फ्रेमवर्क, एग्जामिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ा देना, रिलेटिव अर्निंग, ये गलत है। और चेंज एलोकेशन रिसोर्स की बात कॉस्ट बेनिफिट में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, फोर क्वाड्रेंट अप्रोच इज रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग। फोर क्वाड्रेंट अप्रोच है वो किस लर्निंग से रिलेटेड है? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ब्लेंडेड लर्निंग, ट्रेडिशनल लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। जो चार क्वाड्रेंट है अप्रोच के वो है ऑनलाइन लर्निंग से। अब ये चार क्वाड्रेंट होते कौन कौन से हैं? पहला तो होता है ई ट्यूटोरियल, फिर हम एक और सेकंड होता है ई कंटेंट, थर्ड होता है डिस्कशन फॉरम, और लास्ट है असेसमेंट, आकलन करना। ये चार क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, लिस्ट वन है, लिस्ट सेकंड है। लिस्ट वन में नाम दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। कौन सा किससे मैच होगा? डेविड, प्रात, वेस्टबर्ग एंड स्टनबर्ग, कैनरी एंड कुक, टाइलर एंड टाबा। करिकुलम इज ए प्लान्ड और कंट्रोल्ड अंडर विच स्टूडेंट्स लर्न। करिकुलम एक प्लान्ड और कंट्रोल्ड है जिससे स्टूडेंट्स पढ़ सकें। करिकुलम इज द स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग डिजायर गोल्स एंड एंड। करिकुलम एक तरीका है जिससे हम अपने डिजायर्ड गोल और एंड्स अचीव कर सकें। करिकुलम इज अ सेट ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। करिकुलम एक सेट करता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। करिकुलम इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ फॉर्मल एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंटेंशन। करिकुलम एक ऑर्गेनाइज्ड सेट करता है फॉर्मल एजुकेशन को, ट्रेनिंग करता है कि जिससे ट्रेनिंग कर सके, आगे उसकी लाइफ बेटर हो सके। ठीक। अब इसमें कौन सा किससे मैच होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, ए का फोर्थ, जैसे बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, ऐसे ही ए बी सी डी, कौन सा किससे मैच होगा? आपने ये डेविड प्रेडेट, वेस्टबर्ग, कैनरियन कुक का नाम सुना सुना ना हो, लेकिन टाइलर एंड टाबा का नाम जरूर सुना होगा। टाइलर, राल्फ टाइलर एंड टाबा, हिल्डा। ठीक। टाइलर और टाबा का मॉडल हम देखते हैं किससे मैच होता है। इसमें डी देखते हैं, डी का फर्स्ट, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड। तो इसका फोर्थ तो होगा ही नहीं, या तो फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड।
Curriculum is a planned or controlled endeavor the student learn. Curriculum is the strategy for achieving desired goal or ends. डी का होगा सेकंड. डी का सेकंड होगा. अगर डी का सेकंड होगा तो फिर आंसर मिल गया ये रहा. फिर भी एक बार सब चेक कर लेते हैं. ए का फोर्थ, डेविन एंड प्रेड. करिकुलम इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ फॉर्मल एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन. डेविड प्रेट ने कहा है फॉर्मल एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग. ठीक है. वेस्टबर्ग ने बी का थर्ड, ट्रेनिंग टू अचीव. ठीक है. हेनरी का ठीक है. तो बी का हो जाएगा थर्ड और सी का हो जाएगा फर्स्ट. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ये रहा हिंदी में. डेविड प्रेट, वेस्टबर्ग एंड स्टीमर, कैनरी एंड कुक, टायलर एंड टाबा. What are the three concepts of knowledge proposed by Deng and Liu? कौन सी 3 नॉलेज डेंग एंड ल्यू ने प्रपोज की थी? डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल, डिसिप्लिनरी प्रोजेक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल, डिसिप्लिन फैक्चुअल एंड एक्सपीरियंशियल, प्रोसीजरल मेटाकॉग्निटिव एंड एक्सपीरियंशियल. डी ई पी. डी का मतलब है डिसिप्लिनरी, ई का मतलब है एक्सपीरियंशियल और पी का मतलब है प्रैक्टिकल. ठीक. डिसिप्लिनरी का मतलब है फैक्ट्स करना. एक्सपीरियंशियल हैंड ऑन एक्टिविटी, ये जॉन डुई से है. हैंड्स ऑन एक्टिविटी की बात करते हैं जॉन डुई. प्रैक्टिकल है जो हम नॉलेज सीख चुके हैं उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना. ठीक है. तो इससे कौन सा मैच होगा? ऑप्शन नंबर ए, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल. एक्सपीरियंशियल जॉन डुई, हैंड ऑन एक्टिविटीज. प्रैक्टिकल को हम अप्लाई बोलते हैं, इसे हम प्रोसीजरल भी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने बात करी थी प्रैक्टिकल की. डिसिप्लिनरी फैक्ट्स. ठीक. प्रैक्टिकल में हम स्किल्स भी, स्किल्स से कीवर्ड हो जाएगा इसका जॉन डुई, हैंड्स ऑन एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 36. मैच लिस्ट 1 विद दैट लिस्ट ऑफ 2. कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्यूएशन दिए गए और लिस्ट 2 में उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है. फीडबैक असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग, ऑब्जर्वेशन, 360 रिव्यू. कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्यूशन मॉडल्स है और इनकी एक्सप्लेनेशन है. कौन सा किससे मैच होगा ये देखना है. फीडबैक असेसमेंट. फीडबैक किस में मिलता है हमें? सैंपल ऑफ वर्क फॉर असेसमेंट, रिलायबिलिटी ऑफ रेटिंग फ्रॉम कलीग्स मस्ट एंड एक्सेप्टेबल, मल्टीपल इंफॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव. फॉर्मेटिव और
सबमिटिव असेसमेंट में फीडबैक मिलता है, तो ए का ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। जहाँ ए का 4 है, या तो ये होगा या ये होगा, बी और सी नहीं होगा। ठीक, ए का 4 होगा। अब आएगा कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग। कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग कौन सा होगा? वी का फर्स्ट दे रखा है, सैंपल ऑफ वर्क फॉर असेसमेंट। सैंपल ऑफ वर्क फॉर असेसमेंट कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग में असेसमेंट का कुछ सैंपल वर्क का, ठीक है। बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है देखकर चीज़ों को सीखना, तो ये होगा मल्टीपल इन्फॉर्मेंट्स। हम चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत सारी जगह से, तो इसका होगा मल्टीपल इन्फॉर्मेंट्स। ऑप्शन नंबर सी का थर्ड, ऑप्शन नंबर सी का थर्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 360 रिव्यू। 360 रिव्यू का मतलब होता है हर तरफ से देख लेना। ये आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, जिसमें प्रोफिशिएंसी होती का होता है, प्रोफिशिएंसी हासिल करना, मास्टरी हासिल करना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना। तो ये होगा डी का होगा सेकंड। रिलायबिलिटी ऑफ रेटिंग फ्रॉम कलीग्स मस्ट एंड एक्सेप्टेबल। ये इसका योग्यता, फीडबैक, योग्यता नामांकन, अवलोकन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन साइकोलॉजी साइंस है एजुकेशन की। ये बात किसने कही थी? पिलबर्ग्स ने, स्नीकर ने, पील ने, क्रो एंड क्रो ने। तो ये बात कही थी पील ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द सिचुएशन व्हेन scores of two variables stand to move in opposite direction, the type of correlation is termed as। जब दो वेरिएबल हैं जो खड़े हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो सिचुएशन है, तो तब कौन से कोरिलेशन होंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव, रैंक, जीरो। ठीक, आइए समझते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन होंगे सेम डायरेक्शन में, चाहे वो इंक्रीज डायरेक्शन में हो चाहे डिक्रीज डायरेक्शन। या तो दोनों ऐसे होंगे या फिर दोनों ही ऐसे होंगे, बट बढ़ेंगे या घटेंगे दोनों एक सेम ही डायरेक्शन में घटेंगे बढ़ेंगे। ये होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर होगा नेगेटिव कोरिलेशन। ये होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, और एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, दोनों ही घटेंगे बढ़ेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, और एक होता है जीरो कोरिलेशन, जिसमें नो रिलेशन होता है, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता। और रैंक कोरिलेशन जो दिया हुआ ऑप्शन में, तो पॉजिटिव क्या हो गया? सेम, नेगेटिव अपोजिट, रैंक नहीं होता, जीरो, नो रिलेशन। दो वेरिएबल्स स्टैंड टू मूव इन अपोजिट, अपोजिट की बात कर रहे हैं ये, तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, PERT requires certain time estimates which include basic optimus time,
most likely and pessimist time for completing of any activity. Which formula can be used to do this? सीधा सीधा पार्ट में अभी हमने पढ़ा था पीछे, क्रिटिकल टाइम होता है, स्लैक टाइम होता है, क्रिटिकल टाइम, स्लैक टाइम, कंप्लीटिंग ऑफ एक्टिविटी, नो रिपीटेशन, नो रिपीटेड। ठीक, ऐसे ही अभी इसमें ये रहा ऑप्टिमिस्ट टाइम, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्ट टाइम है। तो पार्ट का ये पूछ रहे हैं फॉर्मूला। पार्ट का फॉर्मूला कौन सा है? टी इज इक्वल टू 0 प्लस 4m प्लस पी अपॉन 6। टी ई इज इक्वल टू 4m प्लस ओ डिवाइड बाई 2 अपॉन पी प्लस 6। टी ई इज इक्वल टू 0 ओ अपॉन 2 प्लस m अपॉन 2 प्लस p अपॉन 2 6। तो इसका आंसर फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पार्ट को किसी भी गतिविधि को पूरा करने के लिए बुनियादी आशावादी समय ओ, सबसे संभावित समय m और निराशावादी समय p सहित कुछ अनुमानों की आवश्यकता होती है। ऐसे करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जा सकता है? Who said that? ये किसने कहा? One godmother is worth 100 school masters। इसने कहा जॉर्ज हर्बर्ट प्लैमर ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने, जॉन एमस कॉमिक्स ने, फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फॉरबेल ने। किसने कहा कि एक अच्छी माँ तो स्कूल मास्टरों के बराबर होती है? ये कहा था ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज हर्बर्ट प्लैमर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, सपोर्टिंग पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स विद फिजिकल हेल्थ disabilities should include all the following teacher responses except। सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को स्टूडेंट में विद फिजिकल हेल्थ डिसेबिलिटी, इंक्लूड करने चाहिए टीचर के रेस्पॉन्सेज बस उसे छोड़कर। एक्सेप्ट पूछा है मतलब वो नहीं होना चाहिए इंक्लूड। ऑप्शन नंबर ए लिमिट द यूज ऑफ एजुकेशनल जार्गन। जार्गन का मतलब होता है हार्ड वर्ड यूज करना। सिंपल वर्ड यूज करो जिससे जो बात वो समझ सके आसानी से। प्रोवाइडेड वेरी डिटेल्ड मेडिकल इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मेडिकल इंफॉर्मेशन देना पेरेंट्स को। मीट विद पेरेंट्स प्रायर टू लार्जर मीटिंग। पेरेंट्स से मिलते रहे लार्जर मीटिंग। encourage parents to find receptive care for their son and daughter। शारीरिक स्वास्थ्य विकलांगता वाले छात्रों के माता पिता का समर्थन करने में निम्नलिखित सभी शिक्षक प्रतिक्रिया शामिल होनी चाहिए सिवाय। शैक्षिक जार्गन के उपयोग को सीमित करें, ये बात ठीक है। माता पिता को बहुत विकसित चिकित्सा जानकारी प्रदान करें। बड़ी बैठक से पहले माता पिता से मिलें। माता पिता को अपने बेटे और बेटी के लिए राहत देखभाल खोजने के लिए प्रोहित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे छोड़ के हमें सब करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को देना बच्चे के बारे में कि उसकी क्या दवाइयाँ चल रही है क्या नहीं, वो टीचर के रिस्पॉन्स नहीं है, वो छोड़ देना चाहिए। जार्गन वर्ड यूज़ होने चाहिए लिमिटेड, ठीक है, जिससे बात आसानी से समझ जाए। बहुत ज़्यादा हार्ड कंफ्यूजिंग वर्ड यूज़ ना करे जाए। पेरेंट्स मीटिंग से पहले पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए एक बार। पेरेंट्स को इनक्रेज करें कि वो अपने बच्चों की या बेटा या बेटी की डॉटर की देखभाल कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके सिवाय पूछा है इन्होंने।
क्वेश्चन नंबर 42, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन समटाइम्स फेस प्रॉब्लम्स, evolution of policy can be made through research and modification of policy will make the policy more acceptable. Fourth है option, both statement are true and second is the cause of one. स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है बट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का कारण नहीं है। नीति क्रियान्वयन में सभी कभी कभी समस्या आती है। नीति का मूल्यांकन अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है और नीति में संशोधन से नीति अधिक स्वीकार्य हो जाएगी। दोनों सही है, दूसरा पहले का कारण है, या दोनों पहला सही है दूसरा सही है, दोनों सही है लेकिन दूसरा पहले का कारण नहीं है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जब पॉलिसी अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो बहुत सारी सबकी क्रिटिक्स भी मिलती हैं, किसी की सब अपने अपने इंटरप्रिटेशन देते हैं, सब अपनी अपनी वैल्यू बताते हैं, सब अपनी अपनी चीज़ों समझाते हैं, किसका क्या राय है वो बताते हैं। एवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी, मूल्यांकन ऑफ पॉलिसी, एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना पॉलिसी का, रिसर्च के थ्रू, और मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिसी रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं हम। एवोल्यूशन मूल्यांकन पॉलिसी का रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं। एंड मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव, पॉलिसी बदलाव में अगर हम पॉलिसी करेंगे तो ज़्यादा पॉलिसी एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है यहाँ, और यहाँ बात हो रही है एवोल्यूशन करने की, कि हम पॉलिसी को एवोल्यूशन करें रिसर्च के थ्रू और मॉडिफिकेशन करें। यहाँ लागू की बात हो रही है, यहाँ तो पहला जो स्टेटमेंट है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही है, लेकिन सेकंड इज नॉट द कॉज ऑफ फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, लिस्ट 1 इंटरनल प्रोसेस दिए है, लिस्ट 2 में इंस्ट्रक्शनल इवेंट दिए गए। इंस्ट्रक्शनल इवेंट दिए किसने थे, ये दिए थे गैगनेज ने। गैगने के कितने इंस्ट्रक्शनल इवेंट दिए थे, 9। एक है रिसेप्शन, एक्सेप्टेंसी, सिमेंटिंग, कोडिंग, रिट्राइव्ड एंड जर्नलाइजेशन। ये दिए हुए प्रोसेस और उनकी दी हुई एक्सप्लेनेशन, कौन सा किससे मैच होना है वो बताना है। और गैगने ने ही दी थी 8 टाइप्स की लर्निंग। इंस्ट्रक्शनल 9 इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन दिए थे उसने। फर्स्ट दिया था उसने गेनिंग अटेंशन, इसको हम बोलते हैं रिसेप्शन। सेकंड उसने दिया था इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंसी।
थर्ड दिया था उसने स्टिमुलस द लर्निंग। इसको बोलते हैं रिट्राइव्ड। सिलेक्टिंग परसेप्शन। ये है प्रेजेंटिंग। फिर है फिफ्थ प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। सिमेंटिक एनकोडिंग। प्रोवाइडिंग फीडबैक। reinforcement। assessing performance। retrieval। और फिर आता है लास्ट आती है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। रिटेंशन एंड ट्रांसफर ये मिक्स है, इसे अलग अलग भी कर सकते हैं वैसे। रिटेंशन एनहेंसिंग रिटेंशन ट्रांसफर जनरलाइजेशन। ठीक। फर्स्ट दिए गैगनी ने 9 इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दिए। पहला है गेनिंग अटेंशन रिसेप्शन। फिर सेकंड है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एक्सेप्टेंसी। थर्ड है स्टिमुलस द लर्नर रिट्राइव्ड। selecting perception, presenting, providing learning guidance, semantic encoding, providing feedback, reinforcement, assessing performance, retrieval, generalization, enhancing retention and transfer. अब रिसेप्शन, रिसेप्शन किससे मैच होगा? रिसेप्शन, रिसेप्शन का हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गेनिंग अटेंशन। तो ए का हो गया सेकंड। बी एक्सेप्टेंसी।
इसका पढ़ा था इन्फॉर्मिंग लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, तो बी का फोर्थ। सी सिमेंटिक एनकोडिंग, सिमेंटिक एनकोडिंग का पढ़ा था प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, और डी का पढ़ा था रिट्राइव्ड एंड जर्नलाइजेशन सबसे लास्ट एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, तो थर्ड। तो उसका हो गया ए का सेकंड ये रहा, बी का फोर्थ ये रहा, सी का फर्स्ट ये रहा, डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following approaches to curriculum objective provide scope for meeting self-actualization needs? Self-actualization needs कौन से मैच होगा? ह्यूमनिस्टिक से, एथिस्टिक, सिस्टम मैनेजरियल, इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक, बिहेवियर, रेशनल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये दिया किसने था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं मास्लो। हायरार्की नीड्स में उन्होंने 5 दी थी। फर्स्ट दी थी उन्होंने साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में वो बात करते हैं बेसिक नीड्स की, फूड, वाटर, शेल्टर की। शेल्टर मतलब घर रहने के लिए। सेकंड वो बात करते हैं सेफ्टी की, हेल्थ की। थर्ड वो बात करते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस की। लव एंड बिलोंगिंगनेस की जैसे लव की, सोशल की, फ्रेंड्स की, फैमिली की। और तो वो बात करते हैं एस्टीम की। एस्टीम की मतलब सोसाइटी में रेस्पेक्ट की, एप्रिसिएशन की। और फिफ्थ आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ह्यूमनिस्टिक से एक और रिलेटेड थे, उनका नाम है कार्ल रॉजर्स, जिन्होंने नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग भी दी है, जिसे हम पर्सन सेंटर्ड और क्लाइंट सेंटर्ड भी बोलते हैं। उसका ऑप्शन नंबर ए, ओ सॉरी assertion, ITC can provide dynamic, proactive teaching and learning environment. Reason, ITC is a tool which can be used by anyone. ITC प्रोवाइड करता है डायनामिक एंड प्रोएक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, डायनामिक मतलब होता है गतिशील, चेंज कर सकते हैं। ITC एक टूल है जो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ITC can provide dynamic and pro teaching and learning environment because ITC is a tool which can be used by anyone. कोई भी यूज़ नहीं कर सकता इसको। ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है, ऑप्शन दो दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए सही है, बी आर गलत है। ऑप्शन डी ए सही है, आर गलत है। सॉरी, ए सही गलत है, बी आर सही है। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी,